नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अब मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या आज तक जितने बने हैं उस पर चर्चा करेंगे। लगभग 70 क्वेश्चन इस पर भी लेकर के आएंगे हम। मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्य काल के बाद का। हमने बताया था कि कौन कौन सा, देखिए मौर्य के बाद हमने कण्व वंश पढ़ा है, सातवाहन वंश पढ़ा है और कण्व वंश से पहले भी शुंग वंश पढ़ा है और उसके बाद में इंडो बैक्ट्रियन पढ़ा है, मतलब हिंद यवन। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुषाण पढ़ा है, शक भी पढ़ लेंगे और उसके बाद में पल्लव वंश में कुछ खास था नहीं। तो अब कितने भी प्रश्न बनेंगे हम उन पर चर्चा करेंगे। आज 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर के आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कह रहा अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त कि राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? अभी हमने बताया कि सेनापति, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। याद रहे वसुदेव ने भी अंतिम शुंग शासक को मार करके ही गद्दी पर बैठा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो एक बार फिर से कण्व वंश के अंतिम शासक को सिमुक ने मार करके गद्दी हासिल की थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं। सिमुक बस स्थापना किया था, लेकिन प्रथम शक्तिशाली शासक सतकर्णी प्रथम था। इसके अलावा गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र के बाद में यज्ञश्री अंतिम शासक था जो कि शक्तिशाली था, जिसको यज्ञश्री पुलवामी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोग पढ़े हुए हैं। जैसा प्रश्न आएगा एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। देखिए मौर्य के अधीन सातवाहन वंश के जो शासक थे मौर्य वंश के अधीन अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश के अधीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? देखिए हमने कल ही पढ़ाया है कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक था वो था कनिष्क। हालांकि कुजुल कटफिसेस संस्थापक था। विम कटफिसेस सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और उस पर एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि का उल्लेख कराया। फिर वही शुद्ध सिक्के कनिष्क ने भी जारी कराया, परंतु इसने यूनानी देवता का चित्र गुदवाया था उस पर। तो सही आंसर वो होगा कनिष्क, ठीक है ना, जो कि बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। याद रहे इसी के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। और महायान मूर्ति पूजा करते थे बौद्ध के, जबकि बुद्ध के बताए गए मार्ग पर उनके पथ चिन्हों पर चलने वाले हीनयान लोग थे। इसी के समय में मथुरा कला और गांधार कला का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जो मूर्ति शैली थी गांधार शैली या मथुरा शैली, दो शैलियों का विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने जारी किया था, चलाया था इसी के शासनकाल में। और यह इंडो ग्रीक था। इंडो ग्रीक मतलब भारत यूनान शैली, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी दो थी, एक तो मथुरा थी और दूसरा पुरुषपुर। पुरुषपुर को ही अन्य नाम पेशावर के नाम से जानते हैं, जो कि तक्षशिला के एरिया में अर्थात आज के पाकिस्तान में था। तो इसका जो आंसर है पुरुषपुर होगा, ठीक है ना। पुरुषपुर का दूसरा नाम देखिए फिर आ गया, तभी बताए हूँ पेशावर। तो इन क्वेश्चनों पर समय जाया नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे और चरक ने चरक संहिता
लिखा था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 10 क्वेश्चन का सीरीज कर चुके हैं, अगला 11वें प्रश्न का है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था। तो देखिए तक्षशिला तो शिक्षा का केंद्र था ही, तो शिक्षा का केंद्र तो इसमें है नहीं, लेकिन अभी हमने कहा कि जब 16 महाजनपद पढ़े थे तो हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था, तक्षशिला की राजधानी गांधार थी। और ट्रिक हमने बताया, शिला, शिला मतलब पत्थर, और पत्थर जमीन पर रहेगा तो गंदा ही रहेगा, गंदा से गांधार हम लोगों ने ट्रिक पकड़ लिया था कि तक्षशिला की राजधानी क्या थी, गांधार। और यही तक्षशिला में क्या था, गांधार कला का विकास हुआ था, जो कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था। तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण गांधार कला था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। ये देखिए सर्वप्रथम की बात कहेगा तो हम इंडो बैक्ट्रियन अर्थात हिंद यमन की बात करेंगे, और जब यहीं पर शुद्ध सिक्के की बात करेगा तो हम बात करेंगे कुषाण वंश के विम कटफिशेस की। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, इंडो बैक्ट्रियन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलेगा। तो देखिए दो कला, मूर्ति कला प्रसिद्ध था, मथुरा कला और गांधार कला। तो गांधार तो दिख नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से मथुरा संग्रहालय उत्तर सही होगा। तो मथुरा संग्रहालय में मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए। तो देखिए इसमें विम कटफिशेस नहीं दिया है, विम कटफिशेस किस वंश का था, तो कुषाण वंश का था, तो सही ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा इंडो बैक्टीरियन जो हैं ये प्रथम व्यक्ति थे, मतलब पहली बार सोने का सिक्का चलवाया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि सातवाहनों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे, इनमें प्रोटीन के भी सिक्के चल रहे थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पूछा है तो आप जवाब देंगे शीशा। ठीक है, शीशा कांच मत समझिएगा, शीशा एक धातु होता है, जिसको केमिस्ट्री आता है वो पढ़ा होगा, पीबी अर्थात लेड, इसकी LEAD, ठीक है ना, लेड कहते हैं हम लोग, पीबी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के समकालीन अर्थात कनिष्क के दरबार में जो विद्वान थे वो कौन कौन थे। तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। इसके अलावा चरक भी थे, जो कि इसमें भले ही नहीं दिया है लेकिन चरक भी थे इनके चिकित्सक। नागार्जुन शून्यवाद के प्रणेता है, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था, और वसुमित्र इनके चौथे बौद्ध संगीतकी का अध्यक्षता किए थे। अब ये बौद्ध संगीत की क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि 4 बौद्ध संगीत की हुआ है। ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। तो हम लोग ट्रिक बता देते हैं आपको कि ये क्या रखेगा, पहला किसके कार्यकाल में हुआ, तो ऐसे याद रखिए, अका अक। क्या याद रखेंगे, अका अक। अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर अ से अशोक, फिर क से कनिष्क। ये 4 शासक हैं जिनके कार्यकाल में 4 बौद्ध संगीत की हुआ है, अका अक। अब स्थान के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया है, रावय पाकू। क्या याद रखना है, रावय पाकू। ठीक है ना, मतलब अजात शत्रु के समय राजगृह में हुआ है, कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ है, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ है, जबकि कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुआ है, कश्मीर में। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी कि पहली बौद्ध संगीत की, दूसरी बौद्ध संगीत की, तीसरी और चौथी किसके किसके शासनकाल में हुई है। तो अका अक याद रखिएगा आप। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टकाटक खाए होंगे, इसलिए अका अक आपको याद रखना है। रावय पाकू, ठीक है ना, पाकुर पाकुर खाए होंगे भाई, तो रावय पाकू। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ ये, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की। देखिए भूमि दान की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहनों ने की थी, और यह
सतकर्णी प्रथम के द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना, सतकर्णी प्रथम के द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा, यवनिका प्रथा मतलब पर्दा प्रथा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने, ठीक है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? देखिए मैं ये ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया है, लेकिन महान रेशम मार्ग जो है कनिष्क ने शुरू किया था। अगर आप देखेंगे, अगर नक्शा में मैं बात करूं तो ये देखिए पूरा भारत है, अखंड भारत। यहाँ पर मध्य एशिया आपको इराक, ईरान, कुस्तुनतुनिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान दिखेगा ना। तो यहीं से एक जो मार्ग है उसी को क्या कहा गया है? ये एक व्यापारिक मार्ग है, इस मार्ग को ही कहा गया है रेशम मार्ग, ठीक है ना। तो रेशम मार्ग किसने आरंभ की? तो आपको याद रखना है कनिष्क ने। तो सही जवाब कनिष्क, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई थी? तो कुषाणों ने ही। तो कुषाणों पर टिक करते हैं, अगर सही होगा तो बढ़िया है, देख लीजिए ग्रीन है, इसका मतलब सही है। तो आपको याद रखना है कि बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाणों ने, पता ही है, और ये शुद्ध सोने थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज 30 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर कल 40 क्वेश्चन कर लेंगे, 70 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क। चरक चरक संहिता, नागार्जुन शून्यवाद के प्रणेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट ने किया? तो कनिष्क ने किया। कनिष्क 78 ईस्वी से 110 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहता है, कहीं कहीं 103 भी मिलता है, तो मायने क्या रखता है? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी पर इसने गद्दी पर बैठते ही शक संवत का आरंभ किया। और याद रहे, शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। क्या है? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग का मतलब जो हम लोग करते हैं ना, 12 महीने हिंदी का, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, तो ये 12 के 12 महीने इसी राष्ट्रीय पंचांग में है। तो याद रहे, हिंदी का प्रथम महीना चैत्र होता है, जबकि अंतिम महीना फाल्गुन होता है। यह परीक्षा में आ चुका है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, अंतिम महीना फाल्गुन, ठीक है ना। याद रहे, चैत्र महीना जो है हिंदी के 21 मार्च को स्टार्ट होता है। कितने मार्च को? 21 मार्च से आरंभ होता है। अगर आपको इस समय 2022 चल रहा है, अगर आपको शक संवत पता करना है तो 78 माइनस कर देंगे, आपको शक संवत ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो तक्षशिला हमने अभी बता ही दिया है कि पाकिस्तान में स्थित था, तो सही आंसर होगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग के महान शासक का जो उल्लेख मिला है, हाथी गुम्फा एक अभिलेख है, उसमें खारवेल का नाम उल्लेखित है। परंतु ये खारवेल उस समय कलिंग का राजा नहीं था जब अशोक ने कलिंग विजय किया था। उस समय कलिंग के राजा का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुषाण काल का सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला में हुआ था। आप जानते ही हैं, गांधार कला और मथुरा कला, तो सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो ये पूरा जब भारत था, तो हम लोग बात किए थे अखंड भारत की, ये वाला जो पार्ट है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ये किसने शुरू किया था? सातवाहनों ने। तो महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। देखिए, कुछ लोग आंध्र भी प्रदेश मार सकते हैं, कुछ लोग प्रतिष्ठान। याद रहे, इसका प्रारंभिक दिनों में जो शासन काल चल रहा था वो महाराष्ट्र में चल रहा था, और ये लोग अपना जो राजधानी बनाए थे वो प्रतिष्ठान में था। ये राजधानी है, ठीक है ना। तो राजधानी प्रतिष्ठान में था और इन्होंने अपना शासन आरंभ किया था महाराष्ट्र में। तो सही ऑप्शन होगा ए, बिना कंफ्यूजन के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? अभी बताए हूँ, पैठन या प्रतिष्ठान। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? अभी एक्सप्लेन किया था, हाथी गुम्फा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो राजा हाल। राजा हाल विद्वान व्यक्ति था, और राजा हाल विद्वान के साथ साथ विद्वानों को आश्रय भी दिया था।
इसके महल में 2 विद्वानों का उल्लेख मिलता है। एक का तो सर्ववर्मन नाम मिलता है और दूसरे जो थे एक का नाम देखिए मैं भी भूल रहा हूँ अभी, एक सर्ववर्मन थे, अभी याद आएगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। आंसर इसका होगा राजा हाल। देखिए मैं जो याद है बता देता हूँ कि राजा हाल ने गाथा सप्तशती लिखा था। इसका अर्थ होता है 700 श्लोकों का समाहार है, इसमें 700 श्लोक थे, ठीक है ना। और जो सर्ववर्मन है उन्होंने लिखा था तंत्रांक, ठीक है ना। और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, देखिए कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। और उसी जो विद्वान थे उन्हीं के विद्वान से प्रेरित होकर के आचार्य विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथा लिखी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगर याद आएगा तो बता दूंगा वरना आप नोट से देख लीजिएगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा थी। तो इस तरीके से आज हमने 30 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। कल 40 प्रश्न कर लेंगे और पूरा का पूरा मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा। जितने भी प्रश्न किए हैं आज उसमें से केवल एक प्रश्न रेशम मार्ग वाला ही नहीं मेरे नोट्स से फंसा है, बाकी सभी के सभी नोट्स से फंसे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।